नमस्कार। आज की मीडिया ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हैं मेंबर हेल्थ, नीति आयोग, हेल्थ सेक्रेटरी, DGICMR एंड जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हेल्थ सेक्रेटरी साहब अपना ब्रीफिंग शुरू करें। आई रिक्वेस्ट ऑल द फ्रेंड्स टू कीप देयर मोबाइल्स ऑन द साइलेंट मोड। नमस्कार। हम आपको एक संक्षिप्त ओवरव्यू इस समय जो स्थिति है उसका देना चाहेंगे। इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि देश में जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 72 लाख से भी अधिक हो गए हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी संख्या है रिकवर्ड केसेस की। साथ ही हमने देश में 10 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट कर लिए हैं। हमारा जो रिकवरी रेट है वो 90% से अधिक हो गया है और जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है उसकी डिक्लाइन या उसमें जो गिरावट है वो लगातार बनी हुई है। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट 7.61% है। आज भी अगर केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो भारत में सबसे कम केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन के हैं, 5,700 प्रति मिलियन। अनेक देश ऐसे हैं जो डेवलप्ड वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के देश भी उसमें शामिल हैं, जो कि भारत से दुगने या 5 गुने तक उनकी संख्या है केसेस प्रति मिलियन की। यदि मृत्यु प्रति मिलियन देखें तो ये भी विश्व में सबसे कम स्तर पर भारत में बनी हुई है, 86 डेथ्स पर मिलियन। अनेक देश ऐसे हैं जहाँ की भारत से अनेक गुना ज़्यादा मृत्यु प्रति मिलियन हैं और ये वो देश हैं जो कि वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में गिने जाते हैं और जिनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसके बावजूद वहाँ डेथ प्रति मिलियन बहुत अधिक हैं भारत की तुलना में। अब अगर रिकवरी रेट को देखें तो ये रिकवरी रेट में आप देखेंगे कि आज ये 90.62 है, जबकि 1 सितंबर को लगभग 76% रिकवरी रेट था। तो ये लगातार बढ़ रहा है और ये एक अच्छा संकेत है। ये हमने दिखाया है कि कैसे हम 70 लाख से अधिक रिकवर्ड केसेस तक पहुँचे। पहले 10 लाख रिकवरी में 1 लाख से 10 लाख होने में हमें 3 जून से 30 जुलाई का वक्त लगा, यानी 57 दिन लगे। इट टुक अस 57 days टू रजिस्टर अ रिकवरी ऑफ 10 lakhs फ्रॉम 1 lakh. However, if we look at the latest 10 lakhs, अगर हम सबसे रीसेंट 10 लाख की रिकवरी को देखें तो ये 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में हो गई, यानी 13 दिन में ये 10 लाख रिकवरी हुई। सो कंपेयर्ड टू द फर्स्ट 10 lakh recoveries which took us 57 days, the latest 10 lakh recoveries have taken us only 13 days. So this is also a satisfactory sign. If we look at decline in case fatality rate, अगर हम मृत्यु दर को देखें तो इसमें भी लगातार गिरावट हो रही है। ये 1.77% था 1 सितंबर को और अब ये घटकर 1.50% हो गया है। जैसा हम समय समय पर आपको बताते हैं, अनेक राज्य ऐसे हैं देश के और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां मृत्यु दर 1.50 से भी कम है। यदि हम देखें कि पिछले 5 सप्ताहों में औसतन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु की संख्या में क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो आप ये देखेंगे कि 23 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक 1000 से ज़्यादा मृत्यु प्रतिदिन रिकॉर्ड की जाती थी कोविड से, और अब ये संख्या लगातार घट रही है। और जो पिछला सप्ताह है, जो 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर का सप्ताह है, उसमें औसतन 615 मृत्यु प्रतिदिन दर्ज की गई। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड।
if we look at the first 2 weeks from 23rd September onwards, the average daily new deaths were always more than 1,000. However, this has come significantly down, it has declined. And if we look at the last week, which is 21st October to 27th October, the average daily deaths are only 615. जो नए केसेस आ रहे हैं उनमें जो गिरावट का ट्रेंड है, यहां हम वो दिखा रहे हैं आपको पिछले 5 सप्ताहों का। अगर हम 23 सितंबर से 29 सितंबर के सप्ताह को देखें तो औसतन प्रतिदिन 83,000 से ज़्यादा नए केसेस आते थे। यदि हम पिछले सप्ताह को देखें 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, तो केवल 49,900 केसेस औसतन प्रतिदिन आए। यहाँ मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि पिछले 24 घंटे में, ये तो हम साप्ताहिक दिखा रहे हैं आपको, और सप्ताह के आधार पर जो औसत प्रतिदिन केस आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे के आप केसेस देखें तो वो 36,470 हो गए हैं, तो वो संख्या भी घटी है। यहाँ एक ध्यान देने की बात यह है कि जिन सप्ताहों में ये गिरावट का ट्रेंड देखा गया है, उन सप्ताहों में जो हमारी औसत प्रतिदिन टेस्टिंग है उसमें गिरावट नहीं आई है। और अगर आप वो देखें तो पिछले 5 सप्ताह के औसत के आधार पर हम प्रतिदिन अभी भी औसतन 11 लाख टेस्ट करते हैं। तो औसतन प्रतिदिन 11 लाख टेस्ट करने के बाद अगर इस तरह के नंबर आ रहे हैं तो ये ट्रेंड अपने आप में सिग्निफिकेंट है। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम टेस्ट प्रति मिलियन देखें, क्योंकि हम डेथ प्रति मिलियन की बात करते हैं, केस प्रति मिलियन की बात करते हैं, तो टेस्ट प्रति मिलियन में 75,600 से अधिक टेस्ट हम प्रति मिलियन इस देश में कर रहे हैं। तो उसमें भी काफ़ी बड़ी इंक्रीज हुई है। ये एक्टिव केसेस के डिक्लाइन होने का ग्राफ है, जिसमें आप देखेंगे कि सितंबर के पहले सप्ताह में 7,85,000 एक्टिव केसेस थे। ये वो केस हैं जो अस्पताल में हैं या होम आइसोलेशन में हैं। फिर ये बढ़ते गए और 18 सितंबर के लगभग, इनफैक्ट 17, 18 और 19 3 दिन ये 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस लगातार रहे। फिर इनमें गिरावट शुरू हुई और अब 6,25,857 एक्टिव केसेस हैं। अब कुछ राज्यों की बात हम करना चाहेंगे। ये 10 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें कि अभी भी कुल एक्टिव केसेस के 78% केसेस हैं। ये क्यूमुलेटिव आंकड़ा है, यानी हिस्टोरिकल आंकड़ा है। प्रारंभ से लेकर अब तक जितने भी केस आए उनमें जो अभी भी अस्पताल में या आइसोलेशन में बने हुए हैं, तो वो 21% से ज़्यादा एक्टिव केस केवल एक राज्य में है, महाराष्ट्र में। हमने संख्या भी दी है उनकी, 1,34,000 से कुछ ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। और 15% जो एक्टिव केसेस हैं वो केरला में हैं, उनकी संख्या भी हमने दी है, 93,000 से कुछ ज़्यादा हैं। 12% एक्टिव केसेस कर्नाटक में हैं और उसी प्रकार से अन्य राज्यों में हैं जिनकी संख्या हमने आपको दिखाई है। अब इसी तरह का अगर ट्रेंड हम मृत्यु में देखें तो जो 86% कुल मृत्यु हैं वो इन 10 राज्यों में हो रही हैं, जिनके आंकड़े हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये भी क्यूमुलेटिव आंकड़े हैं, हिस्टोरिकल आंकड़े हैं, प्रारंभ से लेकर अब तक जो मृत्यु हुई है उसके आंकड़े हैं। तो कुल मृत्यु जो कोविड से हुई उनकी 36% से ज़्यादा मृत्यु केवल एक राज्य में, महाराष्ट्र में हुई। उसकी संख्या हमने आपके साथ साझा की है, 43,000 से कुछ ज़्यादा संख्या है। तमिलनाडु में 9% से अधिक मृत्यु हुई, कर्नाटक में भी 9% से अधिक मृत्यु हुई और उनके आंकड़े भी हमने आपको ये प्रदर्शित किए हैं। लेकिन ये तो हिस्टोरिकल फिगर है, हमें ये भी देखना है कि पिछले 24 घंटे में देश में क्या हो रहा है, क्योंकि उससे भी पता चलता है कि कहाँ इन्फेक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। हो सकता है कि कुछ राज्यों में हिस्टोरिकल बर्डन ज़्यादा रहा हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तस्वीर बदली हो।
तो वो भी हम आपसे साझा करना चाहते हैं। ये वो 5 राज्य हैं जहां पिछले 24 घंटे में देश में कुल हुई मृत्यु के 58% मृत्यु हुए। महाराष्ट्र में 84, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर 59, दिल्ली तीसरे नंबर पर 54, छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर 43 और कर्नाटक 5वें नंबर पर 42। तो ये चिंता की बात है और इन राज्यों से हम लगातार संपर्क में हैं। हमने इनमें से अनेक राज्यों में अपने केंद्रीय दल भेजे भी हैं, कुछ वापस आ रहे हैं अपना काम पूरा कर और कुछ अभी भी राज्यों में हैं। तो जब ये वापस आ जाते हैं तो इनसे जो रिपोर्ट्स प्राप्त होंगी उसके आधार पर पुनः हम राज्यों के साथ अपना संपर्क स्थापित करेंगे और उनको बताएंगे कि अब स्ट्रैटेजी में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यदि परिवर्तन की आवश्यकता है वैसी स्थिति में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी, तथ्य था जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। पिछले 24 घंटे में जो नए केस आए तो कहाँ सबसे ज़्यादा आए? 49.4% नए केसेस 5 राज्य और यूटीज में आए पिछले 24 घंटे में। केरल में सबसे ज़्यादा आए 4,287, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में आए 4,121, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 3,645, चौथे नंबर पर कर्नाटक में 3,130 और 5वें नंबर पर दिल्ली में 2,832। तो ये नए केसेस का केरल, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में आना भी चिंता का विषय है। और इनमें से जो 3 मुख्य राज्य हैं उनके साथ तो हम परसों ही एक विमर्श कर रहे हैं, केरल और वेस्ट बंगाल और दिल्ली के साथ। महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ हम इसी सप्ताह में विमर्श करेंगे ताकि इसके बारे में भी एक रणनीति बनाई जा सके। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये जो आंकड़े हमने आपको दिखाए, हमारा क्या मानना है? हमारा मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम फिज़िकल डिस्टेंस बनाकर रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग हर समय मास्क पहने। ये भी बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने हाथों को साबुन से लगातार धोएं और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी का जो मंत्र है उसका सब पालन करें। हमने ये पाया है कि फेस्टिवल के दौरान जो अभी हमने आपको स्लाइड दिखाई, केसेस बढ़े हैं, केरल में बढ़े हैं, वेस्ट बंगाल में बढ़े हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में बढ़े हैं। तो इसलिए ये जो सिद्धांत हैं इनका पालन करना और अधिक आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं इनवाइट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर पॉल। धन्यवाद। आज आफ्टरनून में हम जब मिल रहे हैं तो जो विश्व में हालात बन रहे हैं इस पैंडेमिक के, वो और भी चिंताजनक हो गए हैं और उस परिप्रेक्ष्य को हमें नहीं भूलना है। आज हम देख रहे हैं कि यूरोप के बहुत सारे देशों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उनकी जो गति है बढ़ाव की, दैट इज़ इवन हायर दैन द फर्स्ट phase of pandemic. This peak is higher than the original peak. Fortunately, because the health systems have now beefed up, mortality rates are somewhat low. But this virus is very mischievous. You can see it. लग रहा था कि वहाँ समस्या शायद अब लगभग ठीक हो गई है। हालांकि ये भी मालूम था, जैसे कि हमारे देश में भी है, कि ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। वही एक पॉइंटर था कि मुसीबत दोबारा भी आ सकती है और ये हमें भी अप्लाई करता है। लेकिन एक क्लियर सिचुएशन इमर्ज हुई है विश्व में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लार्जली, कि दोबारा से ये पेंडेमिक ने अपना जोर दिखाया है। एक देश में नहीं, बहुत सारे देशों में। अमेरिका में तो तीसरी पीक आ गई है। इसमें
कई फैक्टर हो सकते हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे, कुछ का अंदाज़ा ही है कहा जाए तो, कि ये जो सर्दी का मौसम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शायद उसका रोल है, ऐसा जनरली माना जाता है रेस्पिरेटरी वायरसेस के लिए, एंड दैट सीम्स टू बी प्लेइंग अ रोल. बट एट द सेम टाइम becoming a bit lax, slowing down surveillance containment strategies also must be playing a role. Conversely, we have to be always vigilant. Even countries of much greater economic capability, per capita income, good health system, good thinking, good science base, can succumb to a huge second peak is a lesson for all of us. We are very fortunate कि हमारा जो ट्रेंड है, हमारी जो जर्नी है, वो दूसरे डायरेक्शन में है. ये एक फॉर्चुनेट बात है और ये भी दर्शाता है कि अगर हम ठीक स्टेप लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसके मुताबिक हम इस बीमारी को, इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में सफल होते हैं. ये भी दर्शाता है कि वो ट्रेंड इधर जा रहे हैं और हमारा ट्रेंड क्लियरली नीचे आ रहा है. आज इतने कंसिस्टेंट आपको डेटा प्रेजेंट किया गया, सेक्रेटरी सर ने दिखाया कि हमारे जो रिकवर्ड केसेस हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं, 90% तक पहुंच गए हैं. हमारे एक्टिव केसेस की संख्या फिनोमिनली लो हो गई है. तो ये दर्शाता है कि ठीक मेहनत होती है, सबके साथ मिलके सब भागीदारी लेते हैं, सरकार भी और सिटीजन्स भी, तो रिज़ल्ट आते हैं. तो ये एक फॉर्चुनेट बात है कि हमारा ट्रेंड ठीक की तरफ है. 2-3 स्टेट्स में दूसरा ट्रेंड चला हुआ है, वो एक फ़िक्र की बात है. केरल में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में तीसरी पीक आई है, बट उस तरफ जा रही हैं. दीज आर मैटर्स ऑफ कंसर्न. इसका मतलब आज ये भी है कि सक्सेस होती है, लेकिन हमें सक्सेस को गवा नहीं देना है, और सक्सेस को रहते हुए ही टेकन फॉर ग्रांटेड करें, ऐसा संभव नहीं है. ये हमने यूरोपियन और अमेरिकन सिचुएशन को देख के भी अपने आप से हम सीख लेते हैं इस आज. तो आज हमारे पास जो कंट्रोल है उसको हमें संजोना है, बचा के रखना है और उसको पक्का करना है. यही एक मैसेज दोबारा हम आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं. जो मृत्यु की दर कम हुई है, 500 के नीचे पर डे की डेथ आ गई है, इट्स रिमार्केबल. लगता था कि बहुत मुश्किल होगा, लगता था कब आए, लेकिन अब ये संभव हो गया है. नए केसेस 40,000 के नीचे हैं, 36,000 37,000 तक पहुंच गए हैं. कहाँ हम 95,000 96,000 पर डे की सिचुएशन में थे अभी कुछ ही हफ्ते पहले. और ये कंसिस्टेंट डिक्लाइन है, और ये भी दर्शाया गया है और बड़े कंसिस्टेंसी को भी आगे बढ़ा के दिखाता है कि टेस्टिंग रेट है हमारा अच्छा रहा है और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है. कॉन्फिडेंस देता है कि ओवरऑल पैंडेमिक जो है वो हमारे काबू में है और नीचे आ रही है. ये खुशी की बात है. हमें याद रहना चाहिए कि ये एक मौका है हम सब के लिए, ढिलाई का नहीं और मेहनत का. उसकी वजह यह है कि जब अब नंबर कम हो रहे हैं, संक्रमण कम हो रहा है, तो अगर वो काम जो हम बचाव के करते हैं, इलाज के नहीं, उनके ऊपर हम और मेहनत करेंगे तो संक्रमण और वायरस का प्रभाव और भी छोटा होगा, इतने की बजाय नैरो होगा. और वो 2 स्टेप्स हैं. एक स्टेप है कि हमने जो हमारा ट्रैक, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट का जो अप्रोच है उसके ऊपर हमें ज़ोर लगाना होगा, सर्वेलेंस पे ज़ोर लगाना होगा. और उसका प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है कि जब एक कोई टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो वो व्यक्ति आइसोलेशन में होगा, और उस पीरियड के लिए आइसोलेशन में होगा, जो कि हमारे SOPs कहते हैं. हम अलाउ करते हैं कि आइसोलेशन घर में हो, प्रिकॉशंस के साथ, कंडीशंस को मीट करते हुए. लेकिन हम ये भी इनकरेज करते हैं कि इस आइसोलेशन को पक्का रखना और रिस्क मिनिमम हो इस व्यक्ति का,
सीरियस डिजीज़ होने के ऊपर एक्शन के लिए, तो जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उसमें हम आइसोलेशन को कार्यान्वित कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव है वो आइसोलेटेड है। क्यों? दो वजह से, कि एक तो वो दूसरे को संक्रमण नहीं फैलाए, नंबर दो वो ऐसी व्यवस्था में आए जो कि उसके ऊपर नज़र रख रही है कि उसमें खराबी हो तो हमें आगे एक्शन क्या लेना है। गॉड फॉरबिड, बहुत सारे केसेस माइल्ड रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब खराबी आती है तेज़ी से हालात बिगड़ सकते हैं। तो जो क्या प्रिंसिपल हुआ, पॉजिटिव केस को आइसोलेट करना है। ये सर्वेलेंस कंट्रोल की, हमारी लोकल बॉडीज़ की, हमारी सरकार की, हमारे डिपार्टमेंट्स की भी तो है ही जिम्मेवारी, लेकिन हम सबको भी ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव केस को भली भांति डिग्निटी से पूरा ख्याल करके, पूरी सपोर्ट करके हमें आइसोलेट करना है इन दो वजह के लिए। लेकिन दूसरा स्टेप इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जिन कॉन्टैक्ट्स को वो व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ पिछले 5 दिनों में, उन व्यक्तियों को हमें क्वारंटाइन करना है, उनको भी अलग करना है। कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि मैं पॉजिटिव हूँ, कांटेक्ट का मतलब है कि मैं उनके कांटेक्ट में आया, मुझे 15 मिनट से ज़्यादा साक्षात्कार हुआ दिन में कुल मिला के, और मेरे को रिस्क हो सकता है। तो इस व्यक्ति को, कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अगर इन्फेक्ट हो चुके हैं तो समाज में है, संक्रमण बढ़ाएंगे। तो दूसरा एलिमेंट ये है कि कॉन्टैक्ट्स हैव टू बी क्वारंटाइंड, एंड अ गुड प्रोग्राम सजेस्ट इज द वन वेयर at least for one positive case there are 15 to 20 contacts, at least more than 10 who are quarantined, and they are quarantined with respect, with dignity, with full support, family, system, everybody. कॉन्टैक्ट्स में से कुछ पॉजिटिव होंगे, ऐसा करने से वो पॉजिटिव केसेस दूसरों को संक्रमित नहीं करेंगे। और ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि इन जो क्वारंटाइन में जाए उसको स्टिग्मेटाइज बिना करे हुए हमें सपोर्ट करना है, तभी ये संभव हो पाएगा। और 5वें से 8वें दिन कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से हमारे आईसीएमआर का प्रोटोकॉल है, आप टेस्ट कराइए, टेस्ट में अगर नेगेटिव हैं तो अब आपको 15 दिन क्वारंटाइन नहीं होना, 14 दिन क्वारंटाइन नहीं होना है। पॉजिटिव केस आइसोलेट होता है, क्वारंटाइन जो हुए हैं वो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो क्वारंटाइन होंगे, टेस्ट नेगेटिव आएंगे, वो आ सकते हैं सामने। अब मान लीजिए कि अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, इस काम के ऊपर परफेक्ट करें, तो ये जो संक्रमण अब नीचे आ रहा है इसमें गति और बहुत तेज़ी से आएगी। हमारा अब जो नंबर है 90,000 को करना एक चीज़ है सिस्टम के लिए, लेकिन 36,000 को करना आसान है। कल को ये 24,000 हो जाएगा तो हम और गति ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब संक्रमण सबकी मेहनत से कम हुआ है तो इस स्ट्रैटेजी जो कि हमारा पिलर है, स्ट्रैटेजी फंडामेंटल पिलर है ये इस अप्रोच का, इसके बिना तो बढ़ता ही है ना, अपनी मर्जी पे है। अगर हम करेंगे तो हमारा संक्रमण और नैरो होगा, छोटा होगा, दब जाएगा, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन हमारे काबू में आएंगे और हम ये जो चलता हुआ है बिल्कुल नीचे तक ला के संभव कर सकते हैं। तो मेरी विनती ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट है उसका रोल है, डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ का रोल है, लोकल बॉडीज़ का रोल है, म्यूनिसिपैलिटीज़ का रोल है, हम सब का रोल है कि इस चीज़ को हम निभाएं कि जो पॉजिटिव है वो आइसोलेटेड है एज़ पर प्रोटोकॉल, जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्वारंटाइंड हैं एज़ पर प्रोटोकॉल, और उनकी टेस्टिंग हो और वो वापस आएंगे। ये हमें करना है, ये उनके लिए भी अच्छा है। और दूसरी अप्रोच इसके साथ अब ये जुड़ रही है कि हमें ये भी देखना है कि जो टेस्ट पॉजिटिव हुआ वो कहीं क्लस्टर में तो नहीं था। ये नई सोच बनती जा रही है, अब थोड़ा पीछे हट के देखना होगा कि ये पिछले 4 दिन, 5 दिन पहले, 8 दिन पहले क्या ऐसी जगह तो नहीं था जहाँ पे कोई ग्रुप था, तो वो ग्रुप भी हमारी नज़र में रहना चाहिए। उसमें से भी जो कॉन्टैक्ट हुए हैं उनको हमने क्वारंटाइन करना है। थोड़ा सा पिछली तरफ नज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए देखने के लिए कि ये कहीं क्लस्टर में तो नहीं था, कोई सुपर स्प्रेडिंग इवेंट का हिस्सा तो नहीं था। मैं चाहूँगा कि इसको भी सब हम सोचें और इसको भी हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो लुकिंग फॉर अ सुपर स्प्रेडिंग इवेंट
in the case of an individual positive case is an important area of our work, and we are learning that super spreading events happen when we are together, not only in very large numbers, but also in medium numbers where infection can spread from 1 to 7 people. Of course, there are super spreading events where it spreads to 50s and more. So we have to be mindful that A, such super spreading events are avoided, and secondly, when we are looking at our strategy to control, then we take note of this. और इसके बाद ये प्रिवेंशन की बात हो रही है आज, तो एक प्रिवेंशन का कि एक से दूसरे को ना जाए, लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन की वही बातें हैं जिनका जिक्र अभी राजेश भूषण जी ने करा कि हमें उस जद्दोजहद में जुड़ना है, उस जन आंदोलन में जुड़ना है कि हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में कोई भी ढिलाई नहीं अपनाएंगे। इस मंच से इसकी चर्चा पहले भी हुई है, बार बार हुई है। 8 अक्टूबर से खास एफर्ट किया गया, उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया सब देशवासियों के साथ, और फिर मन की बात में फिर दोबारा उन्होंने हमें याद दिलाई कि ये जो 3 हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि हमें मास्क पहनना है, हमें 2 गज़ की दूरी बना के रखनी है, और हमें अपने हाथों को धोना है, स्वच्छ रखना है, सैनिटाइज करके रखना है। इन 3 प्रिंसिपल्स को हम अपनाएं तो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। जब बचाव प्रिवेंशन नहीं हो पाता तो इलाज की बातें होती हैं, और डॉक्टर भार्गव कुछ बताएंगे हमें कि नई चीज़ों की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं। तो जब प्रिवेंशन की बात हो रही है तो ये 2 प्रिवेंशन की अप्रोचेस हमारे हाथ में है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जन आंदोलन की तरह। दूसरा है कि शुरुआत हुई है तो उसको दबाओ ताकि आगे ना बढ़े, फर्दर प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन हो उस चीज़ की, उसकी बात मैंने करी है। उसके भी ढिलाई नहीं हो सकती, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी अपनाने में कोई ढिलाई हम नहीं करेंगे। उत्सवों के दौरान हमने देखा है कि जनता ने प्रधानमंत्री जी की रिक्वेस्ट को सुना और काफ़ी हद तक संयम दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है और देश ने करके दिखाया। ये हमें उसको कंग्रेचुलेट करना है, उसकी सराहना करनी है, लेकिन ये भी याद रहे कि अभी ऐसे उत्सव और भी आने वाले हैं। अभी काफ़ी चैलेंजेस आगे भी आएंगे, और अगर हम इसमें फॉल्टर हुए हैं, और जितने भी हुए हैं, इसका नतीजा अभी 10-12 दिन, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि संक्रमण को प्रकट होते होते 7-8 दिन, 10 दिन का एक वक्फा होता है। लेकिन लेट्स होप दैट वी हैव शोन restraint, we have been responsible in a very big way, thanks to media as well, thanks to each one of the citizens, और लेकिन उनको अपनाने में और भी तेज़ी और भी इंटेंसिटी हमें लानी होगी। In sum, I am submitting to you that we are fortunate that today we are showing a decline of the pandemic, except in 2 or 3 states. This decline is particularly noteworthy because in other countries of Northern Hemisphere, there is a severe increase in the intensity of pandemic. We have to protect these gains both through surveillance, containment, contact tracing, isolation, quarantine strategy, as well as individual behaviors which reduce the spread of infection from one to the other, both ways, from me to you, from you to me. And this we must be committed to as an individual, as families, as communities, as a nation. Dhanyavad. Dhanyavad, sir. We have an online question. There are reports that cases in children surged in Mizoram. Specifically, the state has decided to close the schools again. Is center going to issue any supplementary advisory? Can ICMR say what is the rate of infection in children in India and Kawasaki-like disease in them? I think children were thought to be protected. However, we have some evidence that children can also be spreaders, or rather super spreaders. We have this question regarding Mizoram. Mizoram has what percentage of cases we have in Mizoram? 315 active cases. 315 active cases in Mizoram,
And here the question was regarding Kawasaki disease. Now, Kawasaki disease is a disease which is autoimmune, affects children who are less than 5 years of age and presents with fever, presents with thrombocytosis, and also presents with the arteries of the heart which become dilated and bead-like or aneurysmal. So this is a rare condition, affects males more than females, and is more common in the US, less common in India. And this has been described with COVID in different parts of the world. We have had, I don't think, any experience of Kawasaki with COVID in India at the moment. It's a very rare condition. Having said that, we have to remember that once this affects very small children, and the arteries of the heart get dilated and clots can form in that and can lead to heart attacks and can also be harmful for the child. So we have to watch it more carefully, particularly in Mizoram, where more children were the schools have been closed because they found that some children were affected, although the active cases are just 315. And overall, the figure in India is that below the age of 17 years, only 8% are positive, and below 5 would be much less, and we can come back with that. Figures would be probably less than 1% or so. We can come back with that. So there is another online question. How is the Health Ministry addressing the training and reorientation needs of the healthcare workers for COVID and other healthcare services? You see, the training needs and orientation needs of healthcare workers, including doctors and nurses, could not be addressed by adopting conventional means during the COVID period. So therefore, the Government of India came up with a electronic learning platform which was meant for all the ministries and departments of the Government of India, and this platform is called iGOT. On the iGOT platform, Ministry of Health created 55 courses, and these 55 courses were available for doctors, for nurses, for paramedics and other frontline healthcare workers, and roughly more than 19 lakh doctors and nurses and healthcare workers have utilized these 55 digital training courses on iGOT. We would, since it's an interesting subject, maybe next time we interact with you, we will make a small presentation on how iGOT platform was utilized by the Health Ministry and other ministries in tackling COVID. 24. So Jacob Koshi from the Hindu. It's a question for Dr. Paul. There have been claims from, some certain states. There have been claims from certain states that a vaccine might be offered for free. So I just wanted to ask you, as the chairman of the vaccine committee, have there been discussions on can a vaccine be given free, and what are the costs on the exchequer or the center will have to bear if such a situation were to arrive? And secondly, are there any follow-ups to the more vaccine candidates other than the 3 that are in advanced trials? Thank you. I'll ask Dr. Bhargav to respond to the second part, maybe an update. But let's say, a vaccine scenario is a dynamic scenario, because we still don't have any single vaccine in the world which has been licensed for use after phase 3. Some countries have started emergency use after phase 2. So let's remember that today there is no vaccine. As I said, we are fortunate that on Indian soil trials are being done, and India is fortunate to have a great industry for vaccine. Having said that, we are working in the committee that you referred to look at our approach toward vaccine scale-up and vaccine implementation as and when the vaccine, effective, safe vaccines become available. And in that regard, the access to vaccine will be
in such a way that if the vaccine supply is not, like unlimited, prioritization has to be done, and the prioritization principles will determine, based on the availability of the vaccine, who should be getting those vaccines. Those principles are being evolved and being discussed. Overall, we can say with responsibility that resources will not be an issue in ensuring access to vaccine as it unfolds. We have requested the state governments to wait for overall picture to become clear and to take a national approach toward engaging the companies and deciding the criteria for vaccines, etc. So the state governments have made these statements. They should be respected. But from the effort and the discussions in the committee of the union government, yes, the approach is being fine-tuned, blueprints are being done, preparations are being made, and in order to deliver vaccine to the priority groups, to the extent that we can foresee, there is absolutely no problem in terms of resources. Thank you. 256. Yeah. Any more news? There are 3 candidates which are in the different stages of clinical testing, and we are aware that one of them, the Covaxin, is got approval for phase 3, and they will start the phase 3 very soon. They have completed their phase 1, they have completed their phase 2, they are collecting the samples of the phase 2 patients, and that should complete in this week. The Cadila is also progressing with their phase 2, and they will be applying for their phase 3 as soon as they are ready for that. The Serum is in the process of completing its phase 2B and 3 trial, but they are also having the phase 3 trials being done in Brazil, South Africa, and the United States. They have the UK MRC has said that the phase 3 results can be pooled from these 3, and then they will come back with that results of that. So that should happen. We're looking forward to that. In terms of other candidates on the Indian soil, there are 4 or 5 more candidates which are in the preclinical testing and evaluation, and they will be rolled out into phase 1, phase 2 as and when they are ready. मेरा सवाल डॉक्टर पॉल से है सर। इधर मैं जानना चाहता हूं कि जो वैक्सीन को लेकर कोल्ड चेन बनाने की बात है, मेंटेन करने की बात है, उसमें क्या तैयारी चल रही है और क्या एकदम प्राइमरी लेवल तक उसको कैसे पहुंचाया जाए सही तरीके से, उसकी व्यवस्था हो गई है? सेक्रेटरी सर, कोल्ड चेन के बारे में जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है उसके भीतर एक सब ग्रुप बनाया गया है जो कोल्ड चेन की आवश्यकताओं को देख रहा है। वर्तमान में भी जो हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करते हैं उसमें 28,000 से ज़्यादा लोकेशंस पर हम कोल्ड चेन की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, और ये 28,000 से जो ज़्यादा जगह हैं जहां कोल्ड चेन की सुविधा का इस्तेमाल अभी केंद्रीय सरकार कर रही है, ये सब सरकारी सुविधाएं हैं। इनको इन्हांसमेंट कैसे किया जाए, इनका स्ट्रेंथनिंग और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन कैसे किया जाए, इस पे भी काम चल रहा है। 29. सर मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है दिल्ली को लेकर। आपने बताया जिन 5 राज्यों में मामले 24 घंटे में बढ़े हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली में क्या वजह है? क्या टेस्टिंग दिल्ली में कम हो रही है या फिर कोई और वजह है, लोग पालन नहीं कर रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल का, क्या वजह मानते हो? दूसरा, ऐसे कितने राज्य हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जो अंतिम प्रश्न है उसी से शुरुआत करता हूँ। कोई अनावश्यक जोश या होड़ नहीं होनी चाहिए अपने को कोरोना मुक्त घोषित करने के लिए। जिन देशों ने ये किया उन्होंने उसके दुष्परिणाम देखे, तो इसलिए हमारा सुझाव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रूप में सभी राज्यों को और सभी संघ शासित क्षेत्रों को ये है कि जो टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस और ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी है उसका पूरी सचेष्टता से पालन करें और जो सावधानी है उसको उसमें कोई ढिलाई न बरतें। तो ये तो एक हिस्सा हुआ।
दूसरा हिस्सा जो दिल्ली की बात है, उसमें मैं कुछ तथ्य आपको बता देता हूं, कुछ और चीज़ें डॉक्टर पॉल बताना चाहेंगे, क्योंकि जून के महीने में जब दिल्ली में हालात चिंताजनक हुए थे, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में जिस टीम ने दिल्ली के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की थी, उस टीम का नेतृत्व भी डॉक्टर पॉल ने किया था। जब हम कहते हैं कि 24 घंटे में 5 राज्यों ने इतने केसेस रजिस्टर किए या दर्ज किए, तो उसमें किसी राज्य को न तो हम अच्छा कह रहे हैं और न बुरा कह रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि जो क्यूमुलेटिव फैक्ट्स हैं या जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जरूरी नहीं है कि वो तथ्य पिछले 24 घंटे में या 48 घंटे में या 72 घंटे में न बदले हों। तो जहां एक और हमें ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है, वहीं हमें निकट इतिहास में क्या हुआ उसको भी देखने की जरूरत है। यू सी, एट द एंड ऑफ द डे वी शुड नॉट ओनली लुक एट क्यूमुलेटिव फिगर्स and cumulative positivity rates and cumulative death, we should also be looking at how these numbers are changing over last 24 hours, 48 hours and 72 hours, because that gives us an indication of any fine tuning that is required in the strategy to tackle the pandemic. तो ये परिप्रेक्ष्य है, this is the context in which we look at these numbers. The idea is not to praise or to run down a state government or a union territory government. Having said that, let me also tell you that in case of Delhi, for 3 successive days, the new case numbers were 4,000 plus, as all of you know. Then the numbers have come down. It's not as if they have climbed up, continuously. So last 24 hours, only 2,800 cases have been reported. However, what is worrying for us is that the cumulative positivity that Delhi is reporting is 8.06%. If we look at the weekly positivity that Delhi is reporting, that is 7%. So therefore, these two things have to be seen in tandem. इन दो तथ्यों को एक साथ देखा जाना चाहिए, कितने नए केस आ रहे हैं और पॉजिटिविटी की दर क्या है। और जब आप दोनों चीज़ों को एक साथ देखते हैं, तब आप इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं कि दिल्ली में कुल कितने टेस्ट हो रहे हैं, उन टेस्ट्स में RT-PCR टेस्ट्स का अनुपात क्या है, उन टेस्ट्स में रैपिड एंटीजन टेस्ट्स का अनुपात क्या है, जो लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में सिम्टोमेटिक नेगेटिव हैं, क्या वो 100% RT-PCR टेस्ट से कवर किए जा रहे हैं कि उसमें कुछ लोग छूट जा रहे हैं। यदि छूट जा रहे हैं तो क्या वो लोग संक्रमण फैलाने की स्थिति में हैं। जो भी कंटेनमेंट एरियाज हैं उनमें क्या हाउस टू हाउस एक्टिव केस सर्च हो रही है कि नहीं हो रही। यदि हो रही है तो कहां पर और चीज़ों को बेहतर करने की आवश्यकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। व्हेन वी इंगेज इन अ डायलॉग विद अ स्टेट गवर्नमेंट or a union territory administration, these are the facts that we develop, that we discuss, and it's an open discussion where we learn from the state government's experience and state government learns from the scientific input or technical input that is given by specialists like Dr. Paul, Dr. Bhargav and Dr. Guleria, who is not here. Dr. Paul, if you would want to add something to this. देखिए, यहाँ 3 ही चीज़ें हैं जो कि नंबर को डिटरमिन करती हैं। उसमें से पहली थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल कौन सी है? क्या ये वायरस बदल गया? जहाँ तक हमें समझ गए ऐसा वायरस में कोई बदलाव नहीं है। क्या एनवायरनमेंट बदल गया? हमें दिखाई दे रहा है कि विंटर आने से वायरस की जो मार जो है, ज़ोर है, वो ज़्यादा होता, वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कि ये रिलेशनशिप SARS-CoV-2 वायरस के लिए अप्लाई होता है, ये भी अपने में डाउटफुल है। लेकिन प्रिकॉशन लेके चले हैं। पोल्यूशन बढ़ी है, उससे इफ़ेक्ट बढ़ सकता है, ये भी हमने सुना है। तो एक तो चीज़ ये रख लीजिए जो कि इन अ वे पूरी तरह से हमें समझ में नहीं है। एक चीज़ पता है कि वायरस वही है जो देश में चला हुआ है। फिर हम 2 ही चीज़ों पे वापस आते हैं। अगर नए केसेस बढ़ रहे हैं तो पहली बात ये आती है कि क्या हम अपने बिहेवियर्स उसी रफ्तार से अपने इंटेंसिटी बना के रखी है जितना कि करना चाहिए और जो संभव कर सके कि ये डिक्लाइन हो, तो उसमें हम कितना अपना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछले कुछ हफ्तों में, दिनों में
ये जो कोविड अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल बिहेवियर्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है दिल्ली में, ये भी मान के हम चल सकते हैं। लेकिन क्या हम 100% पे पहुँचे हैं, 90 पे पहुँचे हैं? द आंसर इज़ नो। तो जब उसमें परटर्बेशन होती है तो हम ग्राउंड लूज करेंगे। और इसी प्रकार जो उत्सवों की वजह से इकट्ठा होने की जो टेंडेंसी हुई है उसमें कमी आई है तो हमें नुकसान होगा, तो इसमें हो सकती है कि कमी रही हो। दूसरी बात है जो सेक्रेटरी साहब ने कही कि अगर हम कंटेनमेंट की जो बात करें कि एक को हो गया उससे आगे ना बढ़े, उसमें हम कितनी चौकन्ने होकर कितनी प्रोटोकॉल बेस्ड हम मेहनत कर रहे हैं, ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है। आपको याद होगा कि पहली पीक के बाद जब पहली पीक के बाद डिक्लाइन हुआ, ड्रामेटिक डिक्लाइन हुआ, तो एक बहुत ही सशक्त तरीके से सर्वेलेंस कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को जोर दिया गया था। और उसके प्रिंसिपल जो अभी मैंने भी बताए और सेक्रेटरी साहब ने भी बताए वही हैं कि जो केस है उसको आइसोलेट करो, जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्वारंटाइन करो, और बहुत जगह फैला हुआ तो उसको आप कंटेनमेंट जोन बनाइए। ये भी पक्की बात है कि पिछले दिनों में जो कंटेनमेंट जोन्स बनी उसमें कंटेनमेंट के एफर्ट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ज़्यादा केसेस 50% के करीब वहाँ से आने शुरू हो गए थे। ये भी मालूम है कि टेस्टिंग अच्छी चली हुई थी, बढ़ भी रही थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी अब उसमें कमी आई है। सो वी आर डीलिंग विद थिंग्स विच आर somewhat good, somewhat at times some laxity is there, and this applies to every state wherever things happen in the other direction. That is the reason. So इन्हीं में से ही हमें अपने reasons को खोजना होगा कि अपने behavior हमारे कैसे चले हुए हैं, इकट्ठ में कैसे चले हुए हैं, उत्सवों में हम कैसे कर रहे हैं, क्या वो कंट्रोल में है कि नहीं, और दूसरा कि हम इसके चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को दबाने में कितने सफल हो रहे हैं। जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ही डिक्लाइन आएगा। तो ये इसी बैलेंस में यही इक्वेशन है जिसका कि रिज़ल्ट हम जहाँ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको देखते हैं। और दिल्ली में जो बड़े हैं, उम्मीद है जो अब कम होने शुरू हुए हैं, ये पैटर्न जो सस्टेन रहेगा। एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि वेल बिलो 1000 आने शुरू हो गए थे और उस टाइम पे सारी सिचुएशन कंट्रोल में। ये सब हमारे ही हाथ में है। वायरस के संक्रमण को रोकना इज़ इन आवर हैंड। वायरस की अपनी मर्जी से तो वो सबको इन्फेक्ट करेगा। हम जितने एफर्ट करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे और सिस्टम लेवल पे, उतना ही ये रुकेगा। और हमें उम्मीद है कि हम उसी तरफ दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू। 15 सर, नितिन नूट, डीडी न्यूज़ से। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली एनसीआर में और कोविड का भी असर है, तो दोनों में कितना चिंता का विषय है लोगों के लिए? लोगों को क्या करना चाहिए और कोरोना महामारी कब बीमारी में तब्दील होगा? See, it is well known that pollution is one of the 4 or 5 most important aspects for death in society. First being malnutrition, tobacco, high blood pressure, and then pollution. This is well known that pollution is related to mortality. Is pollution related to COVID mortality? There have been some studies from Europe, and there have been some studies from the United States where they have looked at polluted areas and have compared the mortality during lockdown and correlation with pollution, and found clearly that pollution is contributing to mortality in COVID-19. That is well established by these studies. The other point is also that they have found particles of the virus in pollution, PM 2.5 particles. They have found some particles of the virus. Now, whether that is active or not, that just particles have been demonstrated in the suspended particles during pollution. So, pollution is a major contributor, and it is the most inexpensive treatment for and prevention for us from COVID-19 is the rapid adoption and widespread adoption of wearing masks. So even if you look historically at many very polluted cities like Tokyo and other cities, they used to continue to wear masks even in peacetime.
So when there was no COVID or no any other viral, they would still continue to wear masks because of pollution being an important. So, and this is not an expensive treatment. This is all the COVID appropriate behavior doesn't cost anything. It is the least expensive and most cost effective measure that we can adopt for wearing masks. When we say that wear masks for COVID, we can also emphasize wear masks for air pollution, and we will get a double advantage. Last question, 157. So Sneha from CNN News 18. I have a small follow-up question to what you just said about possibly dead virus being found in the particles of pollution. But my main question is on children. And I'm just, I just want you to tell us a little about what is the plan when it comes to having children undergo clinical trials for the vaccine. Are children being tested in the country, and what are the concerns? Is there going to be a huge problem looking for children as volunteers? Will parents be happy? Is that a concern at all? So also please the clarity on what you just said about the virus particles being found in PM2. There has been a study from Boston, from the Harvard Chan Institute, where they have demonstrated that virus particles have been found to be suspended in the PM2.5. That is the study which says, but they're not active viruses, but they're particles. See, what happens is that when you test someone for COVID, you get test positivity up to 37 days also, because the dead virus particles, RNA particles, because the test is only testing RNA. It is not testing whether the virus is dead or alive. It is testing the RNA. And if you're having symptoms, then you can say that it is a live virus. You get my point? ये एक जनरल डिक्टम है for trials for drugs as well as vaccines which are for general use, that first you establish safety, the efficacy and effectiveness in adult population before you try this out on children or pregnant women for that matter, or extreme old age, for example. So the idea is when there is a medicine or a vaccine which is to be used in adults as well as children potentially, you always begin with adults. The extremes of ages, in old age, extreme age, as well as young children, pregnant women, you do it later when you are very sure that it will be least, unsafe, least unsafe. Now, when a vaccine has to be given only for children and directed at children, then obviously after a certain safety trial, you go straight to children. And that would have happened in the cases of the vaccine that we currently use in children. But when for a vaccine which is to be used in adults, then our first priority is establish the safety and effectiveness in the adult and then take up children as a part. This happens also for the drugs. That again, cancer drug, you will first do it in adults and then come to children. So this is a general principle. The second part is also the fact that in children, as we have seen, the disease is generally extremely mild, often invisible or asymptomatic, but of course they are spreading. So they will eventually be the target of all preventive approaches, the two that I mentioned, and the third one being the vaccine. So children have to take part in these preventive measures. They should also wear masks, so to say. So they will come into picture eventually, but the current efforts, to the best of my knowledge, are largely in the middle segment and now being extended to old age people because they have a high mortality. And children having less mortality for the time being will be in future considerations. That's the scenario that we understand. Thank you very much, sir. Thank you. friends.